वेलकम बैक स्टूडेंट्स लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से मॉनेटरी पॉलिसी में सेंट्रल बैंक इशूड क्रेडिट मनी, फ्लैट मनी। अगर अब हम बात कर लेते हैं कमर्शियल बैंक के ऊपर। कमर्शियल बैंक जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमी का हिस्सा होता है। कमर्शियल बैंक कौन से होते हैं? जो पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं, यानी जिनके अंदर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के थ्रू जो बनने वाला बैंक होता है वो कमर्शियल बैंक कहलाता है। ठीक है, कमर्शियल बैंक वो होता है जो प्राइवेट बैंक होता है, उसके बैंक प्राइवेट ओन, उसके जो ऑनर्स होते हैं वो प्राइवेट होते हैं। ठीक है, और वो इन्वेस्टर्स अपना बैंक खोलते हैं, तो वो जो बैंक होता है वो कमर्शियल बैंक कहलाता है। कमर्शियल बैंक भी बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है हमारी इकोनॉमी के अंदर। वो सबसे पहले काम ये करता है कि वो रिजर्वेशन रिक्वायरमेंट, अगर रिजर्व आपके पास नहीं है, अगर रिजर्व नहीं होते, जैसे सेंट्रल बैंक के पास कभी सेंट्रल बैंक के पास रिजर्व खत्म हो जाते हैं, तो कमर्शियल बैंक जो है उसके पास रिजर्व मौजूद होते हैं, जो वो सर्टेन परसेंटेज में डिपॉजिट करा देता है इसके अंदर, कमर्शियल बैंक के अंदर। जब कमर्शियल बैंक के अंदर रिजर्व डिपॉजिट कराता है तो ऑलमोस्ट वो डिपोजिशन जो है वो उसके पास वैल्यू रखता है, जिससे मुल्क का जो है वो डिपॉजिट कैश जो है वो सेंट्रल बैंक को मिलता रहता है। ठीक है, और उससे क्या होता है, उससे सेंट्रल बैंक जो है अपना काम चलाता है, और उसके मध्य में सेंट्रल बैंक जो है वो कमर्शियल बैंक्स को उसकी ओन देता है। ठीक है, उसके बाद लैंडिंग एंड क्रेडिट क्रिएशन, यानी वो क्या करता है, उसके बाद वो लोगों से पैसों को लेता है और पैसे को लेकर अपना क्रेडिट बनाता है, क्रेडिट क्रिएशन करता है। मतलब क्या करता है, कोई बॉन्ड निकाल दिए, कोई डिपॉजिट स्लिप्स निकाल दी, कोई ऐसे सर्टिफिकेट्स निकाल दिए, सेविंग सर्टिफिकेट्स निकाल दिए, इस तरह की जो चीजें होती हैं, फिर वो लोगों को लोन एग्जाम्प्ट करता है। तो ये तमाम काम जो है वो तकरीबन जो है वो 10% रिजर्व इसका जो है वो स्टेट बैंक के पास होता है, जिस बैंक से ये लोन आपको दिलवा रहा होता है, और 90% जो है डिपॉजिट कर देता है, जो कि रिसीव उसको हुआ होता है डिपॉजिट। ठीक है, तो इस तरह से कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, ये सेविंग को अपनी जो है यूटिलाइज करते हैं। तो उसके बाद जो है डिपॉजिट मल्टीप्लायर इफेक्ट। मल्टीप्लायर इफेक्ट जैसे हमने पढ़ा था कि मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या होता है कि जो इन्वेस्टमेंट होती है, अगर एक चीज पे इन्वेस्टमेंट हुई है तो वो उसको जो है घुमा देता है। जैसे अब किसी ने लोन लिया, लोन लेने के बाद क्या हुआ, बोरोवर ने उसको कहीं स्पेंड भी करेगा, लाजमी तौर पे वो किसी चीज पे स्पेंड करेगा, जिस चीज पे स्पेंड करेगा उससे एक साइकिल रिवॉल्व होगा। वो रिवोल्यूशन जो है वो रेवोल्यूशन सेंट्रल बैंक के अकॉर्डिंग होती है, सेंट्रल बैंक उसको करता है। तो उसके बाद डिपोजिशन ऑफ मल्टीप्लायर इफेक्ट, यानी अगर हम देखते हैं कि अगर वो बैंक वाले जिससे इस्तेमाल किया उसका प्रॉफिट आया, वो प्रॉफिट भी उसने बैंक में डाला, जिसकी वजह से क्या हुआ, कुछ मनी को जो है सपोर्ट मिल जाता है और कुछ इकोनॉमी को सपोर्ट मिलता है। फिर उसकी बात आता है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट क्या करता है, ये जब लोगों को लोन देता है या लोन लेता है या किसी से वो करता है, तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, वो उसको कोशिश करता है कि उसकी कॉस्ट को, बोरोइंग कॉस्ट को कम करे। तो कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, कमर्शियल बैंक लोअर रेट के ऊपर लोगों को जो है वो लोअर इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो है इंकरेज करते हैं कि वो लोन लें, और लोन लेने के बाद वो जो है इंक्रीज करें अपनी क्रेडिट क्रिएशन। यानी इससे क्या होता है, उससे इनका क्रेडिट क्रिएशन क्रिएट हो जाता है। कैसे कि भाई आपको 15,000 रुपए आपको लोन दिया, 15,000 रुपए लोन देने के बाद उसको कुछ 500-600 रुपए ऊपर मिल गया, तो उससे उसका क्या हुआ, काफी अच्छा गुजारा हो गया। तो ये उसका इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, जिससे वो अपनी कमीशन को क्लियर कर सकता है। उसके बाद सेंट्रल बैंक क्या करता है, इसके बाद ये ओवरसाइट करता है। ओवरसाइट क्या करता है, ये जितने भी अवामी होते हैं यानी प्राइवेट लोग होते हैं, वो प्राइवेट बैंक के अंदर अकाउंट रखते इसलिए क्योंकि उसके अंदर आपको जो उसके अमाउंट होता है वो अमाउंट रेगुलरली मूव करता रहता है। और उसका मूव किस तरह से करता है कि वो सेंट्रल बैंक को जाता है और रोज के रोज सेंट्रल बैंक को डिपॉजिट हो जाता है, सेंट्रल बैंक उससे जो है वो यूटिलाइज कर लेता है, उसे ओपन मार्केट के अंदर ऑपरेशन में इस्तेमाल कर सकता है, फिर वो कुछ डिस्काउंट रेट निकाल देता है, जिससे क्या होता है कि मनी सप्लाई आपकी बराबर हो जाती है, मनी सप्लाई की कंडीशन क्लियर हो जाती है। मनी सप्लाई कंडीशन इसलिए क्लियर हो जाती है क्योंकि ये तमाम चीजों को देख रहा होता है, ये सेंट्रल बैंक जो है काम कर रहा होता है, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। अब हमने जो डिस्कस किया ये तमाम चीजें, ये हमारे पास क्या है कि हम इसको बताना ही चाहते हैं कि प्रोसेस जो है वो इन्वॉल्व होता है क्रिएशन ऑफ डिमांड डिपॉजिट, यानी डिपॉजिट डिमांड होती है, और चेकेबल डिपॉजिट। अब दो तरह के डिपॉजिट्स होते हैं, एक डिमांड डिपॉजिट होता है और एक चेकेबल डिपॉजिट होता है। चेकेबल डिपॉजिट क्या होता है, जो आपने किसी को अल्टरनेट डे देना होता है, और डिमांड डे कौन सा होता है, जिसमें आपने डिमांड डे यानी आपका जो डिमांड डिपॉजिट है वो, यानी आपने क्या करना है, अपने बैंक को वो चीज जमा करानी है जो आपका लोन लिया हुआ है, और उसके ऊपर जो आप ऊपर पैसा दे रहे होते हो वो चेकेबल होता है, चेकेबल डिपॉजिट कहलाता है।